हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की और इसका जो एक एक कॉन्सेप्ट है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत काम में आने वाली है भाई साहब ये वाली बुक। ये MSc में भी काम में आती है मैथमेटिकल फिजिक्स, और इसमें हम फिजिक्स के डेरिवेशन ही डेरिवेशन देखने वाले हैं। कंप्लीट मैथ ही है एक टाइप की यार। देखो, इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ते हैं ना वो पढ़ते हैं वक्र रेखी निर्देश तंत्र। पूछता नहीं है कोई, लेकिन आपको ये डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना है। वक्र रेखी निर्देश तंत्र क्या होता है, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखो, अभी तक जो सबसे सिंपलेस्ट सबसे सरल था ना वो क्या था हमारे पास, कार्तीय निर्देश तंत्र। और सब बच्चा जानता है कार्तीय निर्देश तंत्र को, तो यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। सर ये क्या होता है? अरे यार, बचपन से पढ़ाया ना। क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्तीय निर्देश तंत्र में हमारे पास 3 लाइनें होती थी, 3 एक्सिस होते थे। एक तो होता था एक्स एक्सिस, एक होता था हमारे पास वाई एक्सिस, और एक होता था हमारे पास जेड एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्तीय निर्देश तंत्र में हमारे पास कितने एक्सिस होते थे, कितने अक्ष होते थे? 3। कौन कौन से? एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। और ये जो तीनों एक्सिस यहाँ मिल रहे थे ना, इसे हम क्या बोलते थे? याद करो, ओरिजिन बोलते थे, मूल बिंदु बोलते थे। क्या बोलते थे? ओरिजिन, मूल बिंदु। ये तीनों एक्सिस जो होते थे, तीनों अक्ष जो होते थे, ये परपेंडिकुलर होते थे, लंबवत होते थे। एक्स और वाई परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी इनके बीच में एंगल कौन कितना बनता है? 90 डिग्री। वाई और जेड भी परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, और जेड और एक्स भी परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। एक्स, वाई और जेड। कितने एक्सिस होते थे हमारे पास? 3 एक्सिस। अब हम बात कर रहे हैं वक्र रेखी निर्देश तंत्र यानी कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ये क्या होता है हमारे पास? कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 कर्व होते हैं, 3 वक्र होते हैं। एक वक्र, वक्र क्या होता है? कर्व क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, जो सरल रेखा नहीं होती है। तो देखो, एक कर्व या वक्र ये हो गया हमारे पास, जिसका नाम दे देते हैं हम U1 वक्र, U1 कर्व। एक कर्व या वक्र ये हो गया हमारे पास, इसे हम बोलते हैं क्या? U2 वक्र या U2 कर्व। और एक हमारे पास ये होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? U3 वक्र या U3 कर्व बोलते हैं। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वक्र रेखी निर्देश तंत्र में कितने कर्व होते हैं, कितने वक्र होते हैं भाई साहब? 3 कर्व होते हैं, 3 वक्र होते हैं। क्लियर है ये वाली बात? उसमें क्या होते थे? एक्सिस होते थे, अक्ष होते थे। इसमें क्या होते हैं? वक्र होते हैं, कर्व होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो होता है हमारे पास U1, एक होता है हमारे पास U2, और एक होता है हमारे पास क्या? U3 होता है। देखो, इसकी PDF मैंने देरी किया है, उसमें डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं, इतना चाहिए भी नहीं हमें, है ना। बस ये चीज़ें कॉन्सेप्ट याद रखनी है क्या क्या होती है। अब ये देखो, ये जो हमारे पास U1 जो कर्व होता है, वक्र होता है, और U2 जो वक्र या कर्व होता है, इन दोनों के बीच में ये जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, दिखाई दे रहा है? ये जो हमारे पास एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो किसका होता है? ये इसे बोलते हैं किसका एरिया? ये क्षेत्रफल होता है U3 का। किसका होता है? ये U3 का होता है। ऐसे ही हमारे पास ये U3 और U1 है,
ये जो एरिया या क्षेत्रफल बनता है इन दोनों के बीच में, ये किसका होता है हमारे पास, U2 का होता है। क्या होता है ये, U2 का होता है, U2 का। और ये U2 वक्र या कर्व है और ये हमारे पास U3 कर्व है। तो यहाँ जो एरिया बनेगा या क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है, इसे ये किसका होता है, ये होता है U1, यानी इसे तो बोलते हैं हम U1 पृष्ठ बोलते हैं, U1 सरफेस बोलते हैं। ये U2 और U1 से बना होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, U3 सरफेस बोलते हैं, U3 पृष्ठ बोलते हैं। देखो डेफिनेशन लैंग्वेज में कुछ भी हो समझ में आना चाहिए भाई साहब। और ये जो हमारे पास ये होता है, ये U3 और U1 के बीच में, इसको ये जो एरिया या क्षेत्रफल बनता है इनके यहाँ पर, इसे बोलते हैं U2 कर्व सरफेस, यानी U2 क्या बोलते हैं हम, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्लियर है। फिर दोबारा सुनो, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है, जिसमें कितने कर्व होते हैं, कितने वक्र होते हैं, 3 वक्र होते हैं, 3 कर्व होते हैं। क्लियर है। एक तो U1, एक U2 और एक U3। U1, U2, U3 होते हैं। U1 कर्व या वक्र और U2 या कर्व वक्र जो होता है, इसके द्वारा यहाँ पर एक एरिया या क्षेत्रफल बन रहा है, इसे बोलते हैं U3 पृष्ठ बोलते हैं, U3 सरफेस बोलते हैं। U3 और U2 जो कर्व या वक्र है, इसके इधर यहाँ पर जो एरिया या क्षेत्रफल बन रहा है, पृष्ठ बन रहा है, उसे U1 बोलते हैं। और U1 और U3 से बन रहा है जो उसे बोलते हैं U2 सरफेस या क्षेत्रफल एरिया बोलते हैं ना। अब ये देखो, U1 और U3 से हमारे पास कौन सी लाइन बन रही है, U1 वक्र की ऐसे भी बोल सकते हैं। U1 सरफेस पृष्ठ और U3 सरफेस पृष्ठ से कौन सी बन रही है हमारे पास, U2 और U1 से कौन सी बन रही है, U3। ऊपर क्या है, U3 पृष्ठ और सरफेस है, नीचे U2 सरफेस है यानी पृष्ठ है ना। इससे क्या बन रहा है, U2 और ऊपर तो है U3 और नीचे क्या है, U2 से क्या बन रहा है, U1 बन रहा है। तो इसे बोलते हैं हम कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र बोलते हैं, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र यानी कि ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओहो, नई चीज है, गजब की चीज है, देखना। क्योंकि कार्टेशियन और कार्तीय निर्देश तंत्र तो हम पहले बचपन से पढ़ते हुए आए हैं ना, ये थोड़ा अब नया आया है कॉन्सेप्ट। लांबिक का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है तो कौन सा निर्देश तंत्र, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, वक्र रेखीय कर्वलीनियर। इसमें क्या होते हैं, 3 कर्व होते हैं। कितने कर्व होते हैं हमारे पास, 3 कर्व होते हैं। यहां मैं बना देता हूं, देखो। एक कर्व होता है हमारे पास, याद करो, U1। एक कर्व या एक वक्र होता है हमारे पास, क्या, U2। और एक कर्व या एक वक्र होता है क्या, U3। और ये तीनों जहां पर हमारे पास मिल रहे होते हैं, मीट कर रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, लांबिक का मतलब क्या होता है कि तीनों कर्व, तीनों वक्र कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो 3 कर्व या वक्र से बना होता है, U1, U2, U3। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र यानी कि ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जिसमें तीनों वक्र, तीनों कर्व परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि लांबिक वक्र रेखीय
निर्देश तंत्र बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ देखना आगे, इसमें हमारे पास हमने यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिया, पी लिया। ऐसे नहीं आएगा सर। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा था, कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ा था। कितने एक्सिस होते थे उसमें? 3। एक तो होता है एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक क्या होता था, जेड एक्सिस। तीनों कहाँ मिल रहे थे हमारे पास? ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर। तो ये हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन या मूल बिंदु होता है हमारे पास। बिल्कुल होता है। यहाँ हमने एक पॉइंट क्या ले लिया, पी ले लिया। क्या ले लिया, पी। तो बताना जरा इसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक कैसे लिखते थे हम? एक्स कोमा वाई कोमा जेड से। यानी एक्स अक्ष पर कितनी दूरी पर, डिस्टेंस पर है एक्स, वाई एक्सिस पर वाई डिस्टेंस या दूरी पर, और जेड। अरे ये पॉइंट नहीं लिखते थे क्या, 2,3,4? आई बात समझ में? अगर ओरिजिन या मूल बिंदु से इसे एक वेक्टर के द्वारा दिखाएं, सदिश के द्वारा दिखाएं, तो वो क्या होता था हमारे पास, आर वेक्टर, जिसे हम बोलते थे पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश। ये जो पोजीशन वेक्टर होता है, स्थिति सदिश होता है, ये पॉइंट पी की, बिंदु पी की स्थिति बताता है। और याद करो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई कैप क्या बताता है, एक्स अक्ष की डायरेक्शन या दिशा। जे कैप क्या बताता है, वाई की दिशा डायरेक्शन। और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन या दिशा बताता है। बताता है नहीं बताता? तीनों चीजें बताता है। बिल्कुल बताता है सर। क्लियर है ये वाली बात? लेकिन हमें तो कौन सा पढ़ना है भैया, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र पढ़ना है। इसमें बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक क्या होने चाहिए? x, y और z तो यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है। किससे रिप्लेस कर दिया सर आपने? u1, u2 और u3 से। अच्छा, यहाँ r किसका फंक्शन है, r किसका फंक्शन या फलन है? r किन बातों पर डिपेंड कर रहा था, x, y, z पर। r किसका फंक्शन या फलन है, x, y, z पर। r दूरी या डिस्टेंस x, y, z पर ही तो डिपेंड कर रही थी। यहाँ पर r किसका फंक्शन है, x, y, z गए भैया। अब यहाँ क्या हो गया, u1, u2 और u3 हो गया। क्या हो गया हमारे पास, u1, u2 और u3 हो गया। तो लंबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा भाई साहब? यहां से देखो P की पोजीशन या स्थिति को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R वेक्टर से। R वेक्टर किसका फंक्शन होगा, R वेक्टर किसका फलन होगा, यहाँ पर u1, u2 और u3 का होगा। x, y, z किस में चेंज हो चुका है भैया, u1, u2 और u3 में चेंज हो चुका है। किस में बदल गया है, u1, u2, u3 में। इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, अवकलन करते हैं, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन u1, u2, u3 पर डिपेंड कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, dr वेक्टर इक्वल्स टू, r किस किस पर डिपेंड कर रहा है, u1, u2, u3 पर। तो क्या लिखेंगे, डेल r अपॉन डेल u1 इंटू क्या, du1 प्लस डेल r अपॉन डेल u2 इंटू क्या, du2 प्लस डेल r अपॉन डेल u3 इंटू क्या, du3। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किसकी वैल्यू हमारे पास बन के आई है, dr वेक्टर की। अब इसमें देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी,
बेस वेक्टर की, जिसे हम बोलते हैं क्या, आधार सदिश। क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हैं हम सबसे पहले, बेस वेक्टर मीन्स आधार सदिश। क्या होता है हमारे पास बेस वेक्टर या आधार सदिश? बेस वेक्टर या आधार सदिश, देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 2 और 3, 1 2 3। तो हम ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाली टर्म, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं क्या, कि डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू आई। आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट बन जाएगा, आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकेंड बन जाएगा, आई की वैल्यू 3 रखेंगे तो थर्ड बन जाएगा। ये डेल आर अपॉन डेल यू आई है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बेस वेक्टर बोलते हैं, आधार सदिश बोलते हैं, जिसमें आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 2 और 3 होती है। बेस वेक्टर या आधार सदिश देखो डेल आर अपॉन डेल यू आई होता है। इसे वैसे करली भी बोलते हैं, लेकिन आप डेल ही समझो ना, मैं तो डेल ही बोलता हूँ। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बी आई वेक्टर से। बी आई वेक्टर हम क्या बोलते हैं, डेल आर वेक्टर अपॉन क्या, डेल यू आई। बताओ क्या होता है बेस वेक्टर या आधार सदिश, क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल यू आई को क्या बोलते हैं, बेस वेक्टर बोलते हैं। डेल आर अपॉन डेल यू आई इज कॉल्ड आधार सदिश, बेस वेक्टर। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, बी आई से। तो बी आई वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, डी डेल आर अपॉन डेल यू आई होगा। ये वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण एक, फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट, क्या बनेगा हमारे पास, डी आर वेक्टर इक्वल्स टू, ये देखो जब आप डेल आर अपॉन डेल यू वन को इससे क्या लिखोगे, आई की वैल्यू 1 लिखोगे, बी की वैल्यू 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, b1 वेक्टर बन जाएगा। इनटू क्या लिखेंगे हम, du1 प्लस डेल आर अपॉन डेल यू टू को 2 रखेंगे, तो ये क्या बनेगा, b2 इंटू क्या, du2 प्लस आई की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये थर्ड बन जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, b3 इंटू क्या, du3 लिख देंगे हम। आई की वैल्यू 1 रखा तो डेल आर अपॉन डेल यू वन, बी की वैल्यू भी तो 1 लिखोगे, डेल आर अपॉन डेल यू वन को क्या लिख सकते हैं, b1 वेक्टर du1, b2 वेक्टर du2 और b3 वेक्टर क्या, du3। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड दे देते हैं। आई बात समझ में, कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, सेकेंड। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर यानी क्या, स्केल गुणक। ये क्या होता है सर, इसकी डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर मीन्स आधार सदिश का क्या परिमाण, आधार सदिश का परिमाण। मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर यानी आधार सदिश का परिमाण जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, स्केल फैक्टर कहलाता है, स्केल गुणक कहलाता है। स्केल गुणक या स्केल फैक्टर क्या होता है, आधार सदिश का परिमाण। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, आधार सदिश या बेस वेक्टर कौन सा है, यही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी आई वेक्टर, इसका क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, परिमाण निकाल लो। या फिर बी आई ये भी होता है, इसका हम क्या निकाल लें, मैग्नीट्यूड निकाल लें, परिमाण निकाल लें, तो वो क्या आएगा, स्केल फैक्टर आएगा, स्केल गुणक आएगा। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण कैसे निकलता है याद हो तो, रूट आई कैप का जो कोफिशिएंट या गुणांक एक्स स्क्वायर, वाई जे कैप का कोफिशिएंट या गुणांक वाई स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट या गुणांक
गुणांक मतलब कोफिशिएंट। आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, इसका स्क्वायर। जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, वाई का स्क्वायर। के कैप का कोफिशिएंट कितना है, जेड स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से निकलता था। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच आई से। एच आई क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। एच आई क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। क्लियर है वाली बात, बिल्कुल क्लियर है। इसे बोलते हैं स्केल फैक्टर यानी स्केल गुणक बोलते हैं। अब यहाँ देखो, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते थे, कार्तीय निर्देश तंत्र की बात करते थे, कितने एक्सिस होते थे, 3 एक्स वाई जेड। एक्स अक्ष की डायरेक्शन या दिशा को कौन रिप्रेजेंट करता था, व्यक्त करता था, आई कैप। वाई अक्ष की डायरेक्शन या दिशा को कौन रिप्रेजेंट करता था, व्यक्त करता था, जे कैप। और जेड अक्ष की को के कैप। ठीक है। अब ये जो कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र होता है, इसमें भी हम यूनिट वेक्टर एकांक सदिश को काम में लेते हैं। u1 की डायरेक्शन को, 1 वाली डायरेक्शन या दिशा को कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन व्यक्त करता है, E1 कैप। आई कैप रिप्लेस हो गया E1 कैप में। किसमें, E1 कैप में। इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है, E2 कैप। और तीसरे वाले की डायरेक्शन को, दिशा को कौन रिप्रेजेंट करता है, E3 कैप। मतलब यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर हमारे पास काम में आने वाले हैं कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, वो कौन से काम में आने वाले हैं, E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप किस में बदल गए, E1, E2, E3 में। बिल्कुल सर। ई आई कैप भी बोल सकते हैं। ई आई कैप क्या है हमारे पास, यहाँ पर यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश। चलो ठीक है, इतनी बात तो हो गई सर। अगर मैं बात करूं किसकी, बी आई वेक्टर की। बी आई वेक्टर सदिश है, बेस वेक्टर है, आधार सदिश है। किसी भी सदिश में दो चीजें होती हैं, किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा। हमने कौन सा वेक्टर या सदिश देखा है, बेस वेक्टर या आधार सदिश। इसका परिमाण या मैग्नीट्यूड कितना है बताना जरा, एच आई होता है। और डायरेक्शन या दिशा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई आई कैप से। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। किसी भी वेक्टर में या सदिश में हमारे पास दो चीजें क्या क्या होती है, व्हाट इज दिस, क्या है ये। एक तो होता है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, कितना होता है बताओ, बेस वेक्टर या आधार सदिश का मैग्नीट्यूड या परिमाण एच आई। और दूसरी चीज क्या होती है, डायरेक्शन या दिशा, कितनी है डायरेक्शन या दिशा, ई आई कैप है। तो बी आई वेक्टर किसके बराबर होगा, एच आई इंटू ई आई कैप के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होगा, अगर ये बराबर होगा, तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड को देखते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण किससे, 2 से, बताओ भैया क्या आएगा। अरे ये पूछ ली जाती है एग्जाम में कई बार, स्केल फैक्टर क्या होता है, स्केल गुणक क्या होता है ना। अच्छा देखो क्या आएगा बताओ, डी आर वेक्टर इक्वल्स टू B1 को, यहाँ से B1 की वैल्यू क्या आएगी, H1 E1 कैप आएगी। फिर क्या है, DU1 प्लस B2 वेक्टर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, I की वैल्यू 2 हो जाएगी, H2 इंटू E2 कैप इंटू क्या, DU2 प्लस B3 की वैल्यू क्या आएगी, H3 इंटू E3 कैप इंटू DU3। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3। तो इतना आपको निकालना, फाइंड आउट करना आना चाहिए। थ्योरी नाम मात्र की है, मैंने पीडीएफ में फिर भी लिख रही है, लिखना चाहते लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट करो यार, है ना। देखो इसको हम रफ कर देते हैं, आगे काम आएगा।
तो याद करते लेते हैं। इक्वेशन थर्ड हम लिख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड जो आई है हमारे पास वो क्या आई है, डी आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, H1। डी आर वेक्टर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल निकल के आया है, किसके इक्वल आया है, देखो E1 कैप H1 DU1 E2 कैप यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश को हम क्या लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। और तीसरा क्या आता है हमारे पास, E3 कैप H3 और DU3, और इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो डी आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, H1 E1 कैप DU1 प्लस E2 कैप H2 DU2 और E3 कैप H3 और DU3। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, लाइन एलिमेंट की। लाइन एलिमेंट मीन्स क्या, रेखा अल्पांश। क्या चीज है हमारे पास, लाइन एलिमेंट यानी रेखा अल्पांश। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर वेक्टर, यानी डी आर सदिश का जो परिमाण होता है ना, डी आर सदिश का परिमाण जो होता है उसे हम बोलते हैं लाइन एलिमेंट या रेखा अल्पांश बोलते हैं। लाइन एलिमेंट या रेखा अल्पांश हो गया है ना। देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, डी एल इक्वल्स टू डी आर जो वेक्टर होगा उसका क्या, मैग्नीट्यूड या परिमाण। मैग्नीट्यूड या परिमाण का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन या दिशा गई उसमें से। ठीक है, अच्छा डी एल इक्वल्स टू, अगर डी एल का स्क्वायर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं डी आर स्क्वायर। डी एल स्क्वायर इक्वल्स टू डी आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यदि इफ टू वेक्टर है, सेम वेक्टर है, उसका हम डॉट प्रोडक्ट करा देना, अदिश गुणनफल करा दें, तो वो किसके इक्वल लिख सकते हैं, हम ए स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। डी एल स्क्वायर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर की वैल्यू ये होती है क्या, E1 कैप H1 DU1 प्लस E2 कैप H2 DU2 E3 कैप H3 DU3 और डॉट E1 कैप H1 DU1 E2 कैप H2 DU2 प्लस E3 कैप H3 और DU3। डी एल स्क्वायर इक्वल्स टू, हम जानते हैं क्या कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणनफल होता है, वो E1 कैप से होता है। यही पढ़ा है ना, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे ही वही सेम चलेगा, E1 कैप डॉट E1 कैप भी 1 ही होगा। भाई आई कैप की डायरेक्शन या दिशा अब E1 कैप ने ले ली हमारे पास, तो E1 कैप को E1 कैप से ही डॉट गुना करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो E1 कैप डॉट E1 कैप 1 होता है, तो क्या बनेगा H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर। E2 कैप को E2 कैप डॉट E2 कैप की वैल्यू 1, तो H2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर और DU3 स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। अब आगे सुनना, आप देखो, जब हम कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ते हैं, तो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र पढ़ते हैं, तो इसमें कितने कर्व होते हैं, एक तो होता है U1 वक्र या U1 कर्व, एक होता है हमारे पास U2 वक्र या U2 कर्व, और एक है थर्ड वन U3 कर्व या U3 क्या होता है, वक्र होता है। क्लियर है। और ये पॉइंट जो होता है हमारे पास ओरिजिन या मूल बिंदु होता है।
अब ये यहाँ पर सुनना, ये जब हम किसकी बात करते हैं, U1 वक्र की बात करते हैं, U1 कर्व की बात करते हैं ना, तो ये DL स्क्वायर की जगह मैं लिखता हूँ DL1 स्क्वायर इक्वल्स टू U2 और U3 को आप हटा दो, जीरो कर दो, तो क्या आएगा H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर, यहाँ से DL1 की जो वैल्यू आएगी, स्क्वायर है हट जाएगा H1 DU1। इसका क्या मतलब है कि लाइन एलिमेंट या रेखा अल्पांश क्या होता है, ये जो कर्व होता है ना, ये जो वक्र होता है U1, इसकी लेंथ या लंबाई होती है एक तरीके से। ये कितनी होती है U1 की लेंथ या लंबाई, DL1 इक्वल्स टू होती है H1 इंटू क्या, DU1। फिर हम बात करते हैं किसकी, U2 वक्र और कर्व की बात करते हैं। जब U2 वक्र और कर्व की बात करते हैं ना हम, तो उसमें ध्यान रखना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DL2 स्क्वायर, 1 वाले को छोड़ दो, थर्ड वाले को छोड़ दो, H2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर हो जाएगा। तो DL2 की जो वैल्यू आती है, DL2 की जो वैल्यू आती है, DL2 की जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी हमारे पास, H2 DU2। यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी, DL2 इक्वल टू H2 DU2। याद करो, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे, कार्तीय निर्देश तंत्र, dx dy और dz होती थी। अच्छा, कार्तीय निर्देश तंत्र या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ऐसे की बात करते हैं ना, ये शेप, ये कौन सा एक्सिस होता था, x, ये कौन सा एक्सिस होता था, y, और ये z। ये डिस्टेंस कितनी मानते थे, dx, ये वाली कितनी मानते थे, dy, और तीसरी कौन सी मानते थे, dz। तो dx dy और dz निकालते थे हम। यहाँ पर हमने क्या निकाली है, ये लेंथ होती है DL1 U1 वक्र वाली, ये होती है DL2, और तीसरा हम किसकी बात करते हैं, U3 वक्र या कर्व की। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर DL की जगह DL3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 2 हट जाएंगे, H3 स्क्वायर इंटू D3 स्क्वायर। तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, DL3 की क्या वैल्यू आएगी, H3 इंटू क्या, DU3। तो DL3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी H3 इंटू क्या, DU3 होगी। क्लियर है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइन एलिमेंट बोलते हैं, रेखा अल्पांश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइन एलिमेंट यानी रेखा अल्पांश। अब देखो, हम यहाँ पर कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वॉल्यूम एलिमेंट होता था, आयतन अल्पांश ऐसा। अब हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की बात करते हैं, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये किससे मिलकर बना होगा, देखो, कर्व से, कर्व से, किससे, कर्व से। ये देखो, ओ क्या मस्त बनाया है ना। कितने कर्व होते हैं इसमें, कितने कर्वों से मिलकर बना होगा ये होगा हमारे पास U1 कर्व या U1 वक्र। ये जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, U2 वक्र या कर्व। और ये जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, U3 वक्र या U3 क्या होता है, कर्व होता है। तीन कर्व क्या हो गए, U1 U2 U3, है ना। अब आगे सुनना, इसकी वैल्यू क्या, ये ओरिजिन या मूल बिंदु होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, H1 DU1, ये बनाया मैंने। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, H2 DU2, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, H3 DU3 होती है। क्लियर है ये वाली बात। तो हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट आयतन अल्पांश की, आयतन अल्पांश की, यानी कि क्या, वॉल्यूम एलिमेंट। आयतन अल्पांश यानी वॉल्यूम एलिमेंट। इसे तो क्या लिखते हैं हम, DL1, इसे क्या लिखते हैं हम, इसे क्या लिखते हैं DL2, और इसे क्या लिखते हैं हम DL3। तो क्या आएगा, वॉल्यूम एलिमेंट या आयतन अल्पांश। इसका कैसे निकालते थे,
dv इक्वल्स टू dx dy और dz। अरे आयतन निकालते थे, सीधा वॉल्यूम निकालते थे dx dy dz से। तो इसका कैसे आएगा, इसका निकलेगा कैसे फाइंड आउट होगा, dl1 dl2 और dl3 से। तो dv इक्वल्स टू dl1 की वैल्यू क्या होती है, h1 du1, dl2 की वैल्यू क्या होती है, h2 du2, और dl3 की वैल्यू क्या होती है, h3 du3। तो dv इक्वल्स टू क्या होता है, h1 h2 h3 du1 du2 और du3। ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आयतन अल्पांश होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है। क्या होता है ये, आयतन अल्पांश यानी कि वॉल्यूम एलिमेंट। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है, इतनी बातें निकाल लेंगे। लास्ट और देखते हैं हम इसमें, देखो लास्ट और रह गया क्या, यस रह गया। देखो क्या निकालते हैं, सरफेस एलिमेंट निकालते हैं। सरफेस एलिमेंट मीन्स क्या, पृष्ठ अल्पांश, ठीक है, सरफेस एलिमेंट या पृष्ठ अल्पांश। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, u1 है और ये क्या है हमारे पास, u2 है। तो ये कौन सा सरफेस या पृष्ठ बनेगा, तीसरा बनता है ये, इसे बोलते हैं ds3। ये कौन सा है हमारे पास, u2 है, ये कौन सा है हमारे पास, u3 है। तो यहाँ कौन सा सरफेस या पृष्ठ बनेगा, 2 और 3 है, ये बनेगा ds1। ये कौन सा है हमारे पास, u1 कर्व या वक्र है, ये u3 कर्व या वक्र है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ds2 पृष्ठ बनेगा या सरफेस। अरे बाकी जो दो है ना उनके अलग बनेगा, ये पृष्ठ सरफेस और ds3 पृष्ठ या सरफेस। अब तो इनकी वैल्यू निकालना आसान है, इजी है हमारे पास। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालें बताओ, ds3 की। ds3 ये वाला एरिया है, क्षेत्रफल स्टार्टिंग में समझाया था किससे बनका है, u1 और u2 से u3 बनता है ना, u1 और u2। u1 की वैल्यू क्या है, dl1 और u2 की वैल्यू क्या है, dl2। तो क्या आएगा हमारे पास, dl1 की वैल्यू क्या है, h1 du1 और dl2 की वैल्यू क्या है, h2 du2। तो h1 du1 और क्या हो जाएगा हमारे पास, h2 du2 हो जाएगा। फिर ds1 निकाल लो, ds1 क्या होगा, ds1 एरिया किस किस के बीच में आ रहा है, u3 और u2। अरे क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये वाला एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये वाली और ये वाली को मल्टीप्लाई कर दो आप। क्या होगा जब ds1 निकालेंगे, ये लेंथ और ये लेंथ, ds1 क्या होगा बताओ। तो dl2 और dl3 से बनेगा h2 du2 और h3 du3 से। और ds2 बनाएंगे तो ये किससे बनेगा, dl1 और dl3 से, यानी h1 du1 और h3 du3 से बन जाएगा, h1 du1 और h3 du3 से बन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।